चंडीगढ़ सेक्टर 17 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फार्मा टेक और लैब टेक एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी अपनी फार्मास्यूटिकल्स की तकनीक लेकर पहुंचे और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए एक एग्जीबिशन लगाई, ताकि लोगों को एक ही छत के नीचे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सभी नई तकनीकें मिल सकें। इस एग्जीबिशन का शुभारंभ मिस्टर संजीव कौशल IAS चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने किया। देखिए सूरज मेहरा की खास रिपोर्ट। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं सरजी न्यूज़। सेक्टर 17 ट्रेड ग्राउंड में आज यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स की ऐसी मशीनरीज हैं वो दिखाने के लिए अपने यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि किस तरह से फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट जो से हैं वो बना सकते हैं। इंडस्ट्रीज अपनी अपनी नई नई तरीके की जो सी टेक्निक है वो एक दूसरे के साथ नॉलेजेबल शेयरिंग जो सी है प्रोजेक्ट जिसे कह सकते हैं हम। आज हमारे साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ रखे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज यहाँ पर आप एग्जीबिशन के लिए आए हैं, मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इसका एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आए हैं, तो किस चीज़ के लिए आए हैं? एक्चुअल में नमस्कार। सबसे पहले तो जितने भी श्रोतागण हैं आपके और चंडीगढ़ में जितने भी हमको सुन रहे हैं, हम लोग अहमदाबाद से हैं और हम लोग फार्मा मशीन्स बनाते हैं। और ये चंडीगढ़ और नॉर्थ का जितना भी पोर्शन है वहाँ पर फार्मा इंडस्ट्रीज बहुत है, आपको सबको पता होगा। और हमारा जो मेन क्वांटम है वो फार्मा का चंडीगढ़ और नॉर्थ एरिया में ही है। और ये जो एग्जीबिशन है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला एग्जीबिशन होने जा रहा है। तो 2 या 3 साल के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये इससे हमें एक बेनिफिट होगा कि हमारा जो टच है, जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अंडर वन रूफ हम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और अपनी जो प्रोडक्ट है उनको दिखा पाएंगे। तो ये हमारा मेन मोटो है। तो सर, अभी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है अपने अपने बिजनेस में, अलग अलग तरीके के। अभी कोरोना आया था तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करने को मिली होगी। अब दोबारा से कोरोना आ रहा है फिर से, लेकिन यह है कि फार्मास्यूटिकल्स में अभी सुनने को आया था कि फार्मा बिजनेस कभी मतलब कि ठप नहीं हुआ उस चीज़ में कोरोना के टाइम में। तो कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? देखिए, फार्मा बिजनेस जो है ना ये चलता रहेगा, इसमें थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन जो कंपैरिजन हम करेंगे जो दूसरे बिजनेस है उसमें तो प्रॉब्लम आएंगे ही। फार्मा के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लेकिन बहुत कम आएंगे, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो कैटर कर रहा है। जहाँ पर जैसे कोरोना आए तो कोविड-19 में हमारे सेक्टर के मशीन गए और उसमें से ही वैक्सीन बना, तो ये इंडस्ट्रीज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा डाउन आएगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ पर मतलब कि आम जनता भी आ रखी है जो अपने आप को मतलब कि नॉलेज जो से गेन करने के लिए कि हम मतलब कि फार्मास्यूटिकल से जिसको इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि हम अपनी मशीन्स को किस तरह से रन कर सकते हैं और अपना प्लांट जैसे हैं हम फार्मा प्लांट लगाते हैं तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। देखिए सर, इसमें ऐसा है कि जैसे आप लोग जैसे नॉर्मल जो लोग हैं, जैसे एज ए लेमन में बात करूं तो अगर उनको फार्मा इंडस्ट्री में फैक्ट्री लगाना है या फिर फार्मा सेक्टर के साथ जुड़ना है तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स है जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो दवाइयाँ बनाते हैं वो जो ह्यूमन है उनको, जो मैनकाइंड है उनको हम सर्व कर रहे हैं वो इंटैक्ट करेंगे, तो उनको जो भी डिसीज़ है उसको क्योर करना है। तो उस बेस के लिए आपको जो फार्मा फैक्ट्री जो सेटअप आपको लगाना है वो एज़ पर WHO स्टैंडर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेटअप आपको अपना फार्मा प्लान लगाना है और उसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट्स अभी अवेलेबल है इंडिया के अंदर भी। तो आप उनकी हेल्प लेके उनके हिसाब से आप अपना प्लांट बना सकते हैं, जिससे जो भी आपकी प्रोडक्ट बने, जो एंड यूज़र के पास जाए, जो भी पेशेंट वगैरह प्रोडक्ट आए तो वो प्रॉपरली उसको क्योर हो जाए। और वो सारे जो उसको आप बोल सकते हैं कि जो भी गुणवत्ता वाली जो प्रोडक्ट होती है वो प्रॉपर प्रोडक्ट उनको मिले। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि हमने भी जितने भी बिजनेसमैन से या फिर मतलब कि ज़्यादातर जो से लोग हैं वो ही कहते हैं कि फार्मेसी में सबसे ज़्यादा पैसा है। तो ये कहाँ तक सच है और क्या उसमें भी अप एंड डाउन्स वगैरह आते हैं? मतलब कि देखिए, इसमें ऐसा है कि हाँ, सब बोल रहे हैं कि फार्मा में पैसा है, लेकिन आप उसके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कोई फार्मा कंपनी चला रहा है तो अगर एक प्रोडक्ट बनती है, आप क्या करते हो कि एज ए एंड यूज़र आप वो स्ट्रिप खा के फेंक दोगे, लेकिन जो मालिक है जहाँ से ये प्रोडक्ट बन के आया है उसके लिए तो 6 साल तक वो प्रोडक्ट का पूरा डेटा उसको रखना पड़ेगा। तो
बहुत सारे चैलेंजेस है। फिर जो एटमॉस्फेयर है, जो अपना WHO का जो गाइडलाइन है, उस हिसाब से उनको प्लांट रन करना इट्स नॉट ईजी टास्क। तो उसको सारे को देखते हुए अभी प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है जो पहले था। हाँ, लेकिन थोड़ा मार्जिन है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। सर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जॉब नहीं करनी चाहिए, मतलब कि बिज़नेस करना चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि भी बिज़नेस में, क्योंकि चैलेंजेस भी उतने ही होते हैं, अगर बिज़नेस में पैसा है तो चैलेंजेस भी उतने ही होते हैं। आप तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी? देखिए सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं पर्सनली ऐसा बिलीव कर रहा हूँ कि जितने भी इंडिया के यंगस्टर्स हैं, आजकल के यंगस्टर को मैंने देखा है कि वो 12th पास किया और UK या बाहर अब्रॉड पढ़ने चले गए, लेकिन उनको बिजनेस यहाँ इंडिया में करना चाहिए। उनके जो भी नए थॉट्स है, जो भी नया ब्रेन है, वो यहाँ पर इंडिया के लिए यूज़ करना चाहिए और हाँ, बिजनेस करना चाहिए। बाकी जॉब तो ठीक है, लेकिन आप अगर बिजनेस करते हो तो आपके पीछे 50-60 लोगों का काम चलेगा और उसके साथ अपने जो भी वेंडर्स है उनके लिए भी आपका जो प्रोडक्ट है उसमें उनका भी काम चलेगा। तो बिजनेस, अगर आप जॉब करते हो तो आप अपना घर चलाते हो नटशल में, और अगर आप बिजनेस करते हो तो आप काफ़ी लोगों के साथ उनका जो परिवार है वो आप चला सकते हो। सर लास्ट सवाल कि जो से या हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको आप क्या मतलब कि एक जो से टिप देना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट में अगर बनना है, मतलब कि बिजनेसमैन बनना है, तो क्या उनके लिए क्या मतलब कि मेन टिप देना चाहोगे? सबसे पहले तो वो थोड़ा पेशेंस रखें। आजकल की जो भी जनरेशन है वो थोड़ी उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के और यहाँ पर अगर वो अपना टैलेंट दिखाए इंडिया के अंदर और बिजनेस करे तो डेफिनेटली 5-6 साल के अंदर उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन वो अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं और इंडिया में बहुत स्कोप है। अब बाहर के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो इंडिया के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है और हम पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर कोई यंगस्टर भी यहाँ पर आते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, हमारे देश के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। बेसिकली हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और टर्नकी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर के साथ साथ जितना भी फार्मा कंपनी बनता है उसमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हम सब सर्व करते हैं। तो ये किस किस तरह से होता है और क्या किस तरह के मतलब प्रोजेक्ट्स में आप मतलब हाथ डालते हैं? जैसे कि मतलब देखा जा रहा है, जैसे कुछ काफ़ी तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कुछ काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी बनाते हैं। हाल ही में जितनी भी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ इंडिया में है, पतंजलि, कैडबरी, सिप्ला या इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको हम सर्व करते हैं, हमारे क्लाइंटेल है। आप देख सकते हैं कि हमारे 75 ईयर्स पूरे हुए हैं और 1946 से हम लोग काम कर रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में। जी जी। और इंडिया में 2007 के बाद हम लोग अपने सारे क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। सर जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसे अभी आपने जैसे डेमो दिखाया हमारे को अंदर ले जाके, इसमें अंदर मतलब कि डस्टिंग वगैरह नहीं जाती, तो ये किस तरह से जाती है? जैसे ऑक्सीजन को अगर हमने मतलब कि अंदर लेना हो, क्योंकि अंदर सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है। जी, ये ऐसा रहता है कि जहाँ दवाइयाँ बनती हैं वहाँ किसी भी तरीके के डस्ट पार्टिकल्स नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी दवाई ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम इन्हें हमारे जो नॉर्मल घर होते हैं, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को क्लीन रूम बोलते हैं। इसके अंदर कोई डस्ट नहीं जाती है, दरवाजे इस तरीके से बनाए जाते हैं, आपकी सारी पार्टीशंस, हर चीज़ इस तरीके से बनाई जाती है कि डस्ट ना हो। ये मेन ख्याल है क्लीन रूम का, कि रूम क्लीन हो। दूसरा कि जैसे आपने कहा कि सांस लेना मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि अभी ऑपरेशन में नहीं है इसका HVAC सिस्टम, जो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। इसमें जैसे कि आप टॉप में देख सकते हैं, ऊपर से हवा आती है, नीचे से राइज़र की तरफ वापस जाती है और ऊपर जाके प्योरीफाई होती है। तो जो अंदर की हवा है वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी बार बार घूम रही है प्योरीफाई होते हुए। ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा, मतलब कि जो सी हमारी ऑक्सीजन है वो भी प्योरीफायर हो रही है? सब जितनी भी हवा है, आप अगर नॉर्मली इधर देखें तो एयर कंडीशन सिस्टम है, हवा अंदर है, लेकिन प्योरीफाई होकर बाहर नहीं जा रही है। अगर यही सिस्टम दवाइयों की फैक्ट्री में होगा तो आपकी दवाई तो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए बार बार प्योरीफाई होता है और उसे बेसिकली HVAC सिस्टम बोलते हैं, जो प्योरीफाई सब चीज़ें करता है। वो भी हम लोग कर रहे हैं। हाल ही में हमने टॉर्क फार्मा का बड़ा काम किया है। हमने पूरा का पूरा फैक्ट्री स्ट्रक्चर से लेकर सभी चीज़ें हम लोगों ने सर्व करके दी हैं बद्दी में। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो अगर किसी को मतलब पूरा प्लांट लगाना हो तो क्या कितने का अप्रोक्स बन जाएगा? वो करोड़ों में जाता हो? जी, वो क्लाइंटल ही डिपेंड करता है कि उसे कितना बड़ा प्लांट लगाना है। जितना भी बड़ा लगाना हो हम उसे सर्व करते हैं और करने के लिए आगे रेडी भी हैं। मिनिमम हमारी भी स्पेसिफिकेशंस रहती हैं कि इतना छोटे से काम नहीं करेंगे।
तो अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो जितना भी बड़ा हो वो आगे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन पर डिपेंड करता है कितना बड़ा फैक्ट्री लगा रहे हैं हम। अभी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं हम जिन्हें, कि उनसे मिले और काफ़ी सारे हमारी बातचीत भी हुई जिनसे पता लगा कि हाँ भी इंडस्ट्री में की असली सच्चाई क्या है, कि कहाँ तक इंडस्ट्री की सच्चाई कहाँ तक है। और अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है तो चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए सरजी न्यूज़ चंडीगढ़।